Hello friends, welcome back on my channel Target for IAS and MPPSC। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, सिविल सर्विसेज में NCERT एक न्यू की तरह काम करती है। अगर हमें किसी मकान को बनाना है तो उसे सबसे पहले हमारे लिए उसकी नींव भरने की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार यहाँ पर हमें अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी करना है तो सबसे पहले हमें NCERT का बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। तो इसीलिए आज मैंने शुरुआत की है NCERT की। और जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं हिस्ट्री की बुक से, जिसका नाम है हमारा अतीत क्लास 6 की ये NCERT है जिसका हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। और जैसा कि आपको पता होगा, क्लास 6 बिल्कुल बेसिक्स लेवल है, तो इसमें कई सारी अननेसरी प्रोडक्ट चीज़ें हैं जो उनको मैं हटाकर आपको जो खास चीज़ें हैं जो अकॉर्डिंग टू आवर एग्जाम दिस इज इम्पॉर्टेंट, सो आई जस्ट टेल यू ईच एंड एवरीथिंग डेट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, इससे हमें मोटिवेशन बढ़ता है एंड आई विल मेक मोर वीडियो रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसमें एक बेसिक समझ दी गई है बच्चों के लिए कि किस तरीके से हम इतिहास के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि कैसे पता लगाएं, जैसे कि इसमें एक बच्चा क्वेश्चन पूछता है कि तुम रेडियो सुन सकते हैं, अगर हमें कल क्या हुआ इसकी जानकारी प्राप्त करना है तो हम रेडियो सुन सकते हैं, हम टेलीविज़न देख सकते हैं, या फिर हम अखबार पढ़ सकते हैं, परंतु या फिर किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिसकी स्मृति में वो काल हो जिस समय वह घटना घटी। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ यह कैसे जान सकते हैं? तो एक नॉर्मल सी बात है, एक बच्चे के दिल में क्वेश्चन उठता है कि हम रेडियो पढ़ सकते हैं, अगर हमें करंट की इंफॉर्मेशन चाहिए वी कैन रीड न्यूज़पेपर एंड वी कैन वॉच टेलीविज़न एंड आस्क समवन पीपल हु हैव नो अबाउट। अगर हमें इतिहास के बारे में जानकारी चाहिए तो हम क्या करेंगे? चलिए शुरुआत करते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, यानी अतीत के यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, हम आखेटकों इट मीन्स शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यानी समाज का हर वो व्यक्ति जो कि एक जिम्मेदारी निभाता है समाज में, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो वैज्ञानिक हो या फिर चाहे वो कृषक हो और या फिर चाहे वो कलाकार या संगीतकार हो। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, यानी कि एक क्लास 6 की बुक है तो बच्चों से कोरिलेट किया गया है। कौन सी कहानियां सुना करते थे और कौन से नाटक देखा करते थे या कौन से गीत गाया करते थे। यानी इन्होंने एक तरीके से बता दिया कि हम क्या क्या इतिहास के बारे में जान सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें टॉपिक दिया है लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र क्रमांक 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। इन्होंने नर्मदा नदी के बारे में, हम आगे चल के इसके बारे में चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं, इन्होंने किस तरीके से रूपरेखा रखी है। कई लाख वर्ष पहले से लोग नदी के तट पर रहते रहे। इट मीन्स इन्होंने सबसे पहली चीज़ हमको पता होना चाहिए कि जो बड़ी बड़ी सभ्यताएं विकसित हुई हैं वो हमेशा नदियों के तट पर विकसित हुई हैं, बैंक ऑफ रिवर्स पर विकसित हुई हैं। चाहे दुनिया की पहली सभ्यता ले लीजिए, नील नदी की सभ्यता या फिर सिंधु हड़प्पा सभ्यता, ये सारी की सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं, नदियों के तट पर रहते हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों में विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगल, अन्य उत्पादों यहाँ से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट या शिकार करते थे। स्पेशली इसमें बता दिया गया है कि अधिकतम लोग नदियों के
किनारों पर रहते थे तथा अपनी जीवन के निर्वाह के लिए, आपको पता होना चाहिए प्रारंभ काल में अधिकतम लोग या तो कृषि या फिर शिकार एंड हंटिंग एंड गैदरिंग, शिकार करके आखेट करने पर निर्भर रहते थे। चलिए आगे चलते हैं। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरधन पहाड़ियों का पता लगाओ। इसमें अभी आगे देखेंगे हम मैप में। चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये उपमहाद्वीप का मैप है, देखिए इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं जो मैप से। इसमें हिस्ट्री के साथ साथ आपकी ज्योग्राफी का कई सारा पार्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए बताते हैं। इसमें सबसे पहले कहा गया है हमें किरधर और सुलेमान की पहाड़ियों का पता लगाना। ये देखिए सुलेमान और किरधर की पहाड़ियाँ, यहाँ पे देखिए ये काबुल है, देखते जाइए। यहाँ पे देखिए ये झेलम नदी निकलती है, ये चिनाब नदी है, ये रावी नदी है और ये सतलुजुल नदी है और ये ब्यास नदी है जो इंडिया में है और ये सिंधु नदी तंत्र है। टोटल ये पूरा सिंधु नदी तंत्र बनता है। चलिए आपको थोड़ा और ऊपर चलते हैं, दिखाते हैं। ये देखिए वी आर फोकस ऑन गंगा रिवर तंत्र। ये देखिए ये यमुना नदी, ये गंगा नदी जा रही है, ये चंबल नदी इसमें जाके मिल जाती है, ये सोन नदी, इसके बाद ये पूरा तंत्र जाता है और यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में ये सारी की सारी नदियाँ गिर जाती हैं। और ये हमारे प्रायद्वीपीय भारत का मानचित्र, प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियाँ देखिए, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी, पेन्नार नदी और सबसे लास्ट में कावेरी, और इसके अंतिम में एक और आती है बैगई नदी, जिसे दक्षिण भारत की दक्षिणतम नदी भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण भारत की दक्षिणतम नदी कौन सी है, तो उसका आंसर है बैगई रिवर। चलिए शुरुआत करते हैं, क्या इसमें दिया गया है। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। तो इन्हीं वो स्थानों में जो किरधर और जो सुलेमान के ये जो स्थान है, यही वो पहले स्थान है जहां पर मनुष्य ने सर्वप्रथम बार गेहूं और जैसी फसलों का उत्पादन करना प्रारंभ किया। तथा ऐसे जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं जो जैसी फसलों का उपजाना प्रारंभ किया, उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। तथा लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो, मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी का पता लगाओ। कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया, वह विंध्य के उत्तर में स्थित थे। चलिए देखते हैं यहाँ पर विंध्य की पहाड़ी कहाँ पर है। ये देखिए हमारे मध्य प्रदेश में विंध्य की पहाड़ियाँ, ये देखिए ये विंध्य की पहाड़ियाँ। इस क्षेत्र में भी जो किरधर और सुलेमान में फसल की पैदावार की गई पहली बार, इस क्षेत्र में भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि नर्मदा घाटी है यहाँ पर भी। तो इसी क्षेत्र में सर्वप्रथम बार चावल और उसकी खेती की गई। कहाँ पर की गई, चलिए रिमेंबर करते हैं। सुलेमान और किरधर पहाड़ी क्षेत्र में जो हिमालय के ऊपर है। एंड सेकेंड एरिया इज ये विंध्य पहाड़ी वाला क्षेत्र पूरा। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या दिया गया है। सहायक नदियाँ बड़ी नदी में मिल जाती हैं, जो कि मैंने जैसे आपको ऊपर समझा दिया कि जो सहायक नदियाँ हैं वो बड़ी नदी में मिल जाती हैं। इसके बाद में चलते हैं, लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे पर कुछ आरंभिक नगर फले फूले गंगा इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों नगरों का विकास हुआ 2500 वर्ष पूर्व। इट मीन्स ये बात कर रहे हैं सिंधु हड़प्पा काल की। इसके आगे चलते हैं, देखते हैं गंगा तथा इसकी सहायक नदियों सोन का पता लगाओ। तो गंगा एवं इसकी सहायक मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये देखिए ये है आपकी गंगा रिवर, ये है आपकी गंगा रिवर और ये आ रही है सोन, जिसका ओरिजिन होता है मध्य प्रदेश से निकलती है सोन और ये सीधा जाके गंगा में मिल जाती है। पटना इसके किनारे पर स्थित है, पटना में जाके ये गंगा में मिल जाती है। तो ये काफ़ी सारे पॉइंट आप क्लियर करते जाइए। तो 2500 वर्ष पूर्व सभ्यताओं का विकास हुआ, मतलब सिंधु हड़प्पा सभ्यता की यहाँ पर बात कर दी गई है। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता हमने लगा लिया है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास प्राचीन काल में मगध, जो कि वर्तमान बिहार, जैसा कि मैंने आपको बताया पटना में जाके ये मिलती हैं। तो सोन और गंगा नदी के जो किनारा दोनों का मिलन होता है, वहीं पे जाके मगध का स्थापना होती है। मगध जो कि भारत में पहला साम्राज्य था जिसको एस्टेब्लिश किया गया था, मगध साम्राज्य। हम भविष्य में उसको पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आसपास प्राचीन काल में मगध बहुत शक्तिशाली था। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया, जैसा कि मैंने आपको बताया, तथा देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई, यानी अन्य हिस्सों में भी देश के ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा की, कभी कभी हिमालय, ऊंचे पर्वतों, पहाड़ों, रेगिस्तानों, नदियों,
समुद्रों की यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए क्या थी? असंभव नहीं थी। यही मत सोचिए कि आज विज्ञान के युग में लोगों ने इतनी तरक्की कर ली, उस काल में भी लोगों के लिए इन बड़े बड़े जगहों की, हिमालय जैसे पर्वतों की, पहाड़ियों की, रेगिस्तानों की, नदियों की यात्राएं असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे, आज भी लोगों का पलायन किस कारण होता है? सबसे अधिक लोग काम की तलाश में या आपदा के कारण ही यहाँ से वहाँ जाते हैं। तो इनका सबसे बड़ा कारण होता है काम की तलाश। चलिए इसके बाद आते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, वही हम इसके अंतर्गत डिस्कस करेंगे। एक बार फिर देखिए, उपमहाद्वीप की सीमा का निर्माण करते हैं लोग। इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वत की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप से भी कुछ लोग यहाँ आए, यहाँ बस गए। लोगों के इस आवागमन से हमारी सांस्कृतिक परंपराएं क्या हुई? समृद्ध हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, देशों के नाम पे आते हैं। इस प्रकार से इंडिया का नाम कैसे पड़ा, क्या हुआ, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो इन दिस वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम एक और पार्ट बनाएंगे। मैं चाह रहा हूँ कि ये 10-10 मिनट की वीडियो हो, अधिक से अधिक 15 मिनट की, जिसमें हम पूरा टॉपिक कवर करेंगे। मगर ये एक फर्स्ट लेसन का सेकंड पार्ट भी मैं बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे देश के नाम से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। टारगेट फॉर IAS and MPPSC with KK.